हेलो गाइस, जैसे कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर के दौरान भी देखा था कि हम जो इंडक्टर के करंट और वोल्टेज के रिलेशंस को हमने देखा था। जैसे इंडक्टर में रिलेशन था वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और कैपेसिटर में क्या था, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। और हम उसको इन्वर्स भी कर सकते हैं, जैसे इंडक्टर में वी एल एल डी आई बाई डी टी है और अगर हमें करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/L से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को और इंटीग्रेट कर लेंगे अपने वोल्टेज को। जैसा कि आपके सामने है कि आई एल इज इक्वल टू आई एल जीरो इनिशियल वैल्यू यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं इसको, प्लस 1/L इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू टी वी एल थीटा इंटू डी थीटा। तो अब देखते हैं हम, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर ऑफ 10 मिली हेनरी इज पीरियोडिक, ठीक है। ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है जो क्या है, पीरियोडिक है, एंड इट हैज अ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट्स, द पीरियड इज 2 मिलीसेकंड। इफ द इनिशियल इंडक्टर करंट इज 0, ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ दिस वोल्टेज, इंडक्टर करंट एंड इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये हमने लास्ट टाइम भी इसकी वर्किंग की थी, जिसके अंदर हमने जो है वो हमारे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म थी, तो हमने करंट निकालना है। तो क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी और उसको फिर m व l से डिवाइड करेंगे। तो इंटीग्रेशन देख लें 50 इंटू 1 मिली सेकेंड, तो ये 50 वोल्ट इंटू 1 मिली सेकेंड आ जाएगा। फिर उसको आप 10 मिली से तकसीम कर दें तो ये आपका आ जाएगा 5 एम्पियर, ये देखिए। और चूंकि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये देख लें अब राइजिंग आपकी आ गई है, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट की इंटीग्रेशन लाइन होती है, और जब आपका नेगेटिव कांस्टेंट है तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन आ गई। इस तरह से आपको ये करंट बन गया और इन दोनों का प्रोडक्ट कर ले तो आपके पास पावर आ जाएगी V इंटू आई, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये लाइन है, जब इन दोनों को आप ज़रब देंगे तो एक न्यू लाइन आ जाएगी विद न्यू कांस्टेंट। तो इसकी जैसे 50 टाइम्स 5 कितना बन जाएगा, 250 वाट, ठीक है। तो ये 250 वाट पॉजिटिव है हाफ साइकिल में, और अगले हाफ साइकिल में आप देखें कि ये नेगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है बट डिक्रीजिंग स्लोप के साथ है। तो जब इसको आप इससे ज़रब देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से इसको ज़रब देंगे थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी नेगेटिव, जब यहाँ से आप इसको ज़रब देंगे तो ये ज़ीरो हो चुकी होगी। तो ये देखें आपके एक साइकिल पे अगर आप इसकी एवरेज लें इस पावर की तो ये ज़ीरो आपको मिलेगी। ये लाजमी इस तरह होना चाहिए क्योंकि इंडक्टर जो है वो आपका एक्टिव पावर नहीं कंज्यूम करता। तो ये उसका प्रूफ होता है कि अगर एक साइकिल में वो पावर ले रहा है तो अगले साइकिल में वो पावर दे रहा होता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडक्टर का। अच्छा, इसी तरह कैपेसिटर पे हम बात करते हैं। द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ऑफ द चार्जिंग करंट ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है एंड हैज अ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है। द पीरियड इज 2 माइक्रोसेकंड। इफ द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0, ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ दिस करंट, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। तो अब इसमें हम देखते हैं कि करंट इज इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी, और पावर का ये फार्मूला आ गया। अब आपका जो पीक टू पीक वैल्यू है करंट की क्या है, 10 एम्पियर, और ये चार्जिंग करंट है क्योंकि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के अंदर है। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ टाइपो मिस्टेक है कि चार्जिंग वोल्टेज है, दिस इज चार्जिंग वोल्टेज, ठीक है। ये चार्जिंग वोल्टेज है आपकी। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी स्लोप क्या होगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाय इसकी अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, लाइन का डेरिवेटिव लें, डेल वाई ओवर डेल एक्स, जी। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं कि इसमें जो वोल्टेज है, आप वोल्टेज का डेरिवेटिव लें तो क्या उसकी स्लोप निकलेगी, डेल वाई ओवर डेल एक्स। डेल वाई कितना है 10 और डेल एक्स कितना है 1 माइक्रो। उसको सी से ज़रब दें जो कि 1 माइक्रो का है, तो माइक्रो से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 10 एम्पियर। तो आई कितना होगा 10 एम्पियर, पॉजिटिव कांस्टेंट है। और जब ये नेगेटिव, ये देखिए इसकी अगर आप डेरिवेटिव लें यहाँ पे इसका तो वो नेगेटिव स्लोप आएगी, क्योंकि इसमें देखें डेल वाई बाई 2 माइनस वाई 1 क्या हो रहा है 0 माइनस 10, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज 1, तो ये आ रहा है माइनस 10 ओवर 1 माइक्रो। उसको जब दे 1 माइक्रो से तो माइक्रो से कट गया, तो ये माइनस 10 आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, ये इसका करंट, ये आपकी बेसिकली इसकी जो है करंट की वेव फॉर्म आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपका वोल्टेज आपको गिवन है तो ये करंट की वेव फॉर्म आ जाएगी। और इसका पावर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ज़रब दे दें
तो ये देखें आपके पास ये यहाँ पे जैसे 10 को 10 से मल्टीप्लाई तो 100 वाट आपकी आएगी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लाइन ही जनरेट होगी। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लाइन इज अनदर लाइन, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू पे, और इसको जब आप इसे ज़रूर देंगे नेगेटिव के साथ, तो ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वैल्यू कम होती जाएगी, और ये भी आपका नेगेटिविटी कम होती जाएगी, और हद तक यहाँ पे ये 0 हो जाएगी वैल्यू। तो इसमें अगर आप एक सेकंड में इसको करें, एक सेकंड में कितना है 2 माइक्रो सेकंड का इसका टाइम पीरियड है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करें स्मॉल p को इंस्टेंटेनियस पावर को, तो ये आपकी एवरेज पावर क्या आएगी 0, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, और जो कि 0 ही आनी चाहिए। क्योंकि कैपेसिटर जो है आधे साइकिल में अगर पावर को कंज्यूम करता है p को एक्टिव पावर को, तो आधे साइकिल में उसको रिटर्न कर देता है, तो उसकी एक साइकिल की जो एवरेज पावर है वो 0 निकलेगी। अच्छा, अब एक पीरियोडिक करंट की वेवफॉर्म है, ठीक है, इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि ये पीरियोडिक वेव है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 0 से लेके π/2 तक एक स्ट्रेट लाइन है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है IP, स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट एक कांस्टेंट उसने दिया हुआ आपको IP, कैपिटल I स्मॉल p। अच्छा, अब इसकी सबसे पहले आप इक्वेशन बनाएं इस फंक्शन की, इसके फंक्शन की। तो ये स्ट्रेट लाइन है y = mx + c, इसकी स्लोप क्या है आपकी del y IP। अच्छा, तो इसमें del y है IP, और del x कितना है इसके अंदर π/2, तो m इसका क्या होगा IP/π/2 यानी 2IP/π, ठीक है। c इसका क्या है 0, और इसमें x एक्सिस पे थीटा है, y एक्सिस पे i है, तो इक्वेशन बन जाएगी i = 2mx, ठीक है, mx + c 0 है, तो ये m कितना है 2/π × IP फ्रॉम थीटा 0 to π/2, और उसके बाद में ये 0 हो जाता है, कहाँ से लेके कहाँ तक, π/2 से लेके 2π तक, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हमने क्या निकालनी है एवरेज वैल्यू। एवरेज कैसे निकालते हैं, एक साइकिल के अंदर उसको इंटीग्रेट कर दें और टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें। टाइम पीरियड कितना 1/2π, इंटीग्रेट 0 to 2π i of theta into d थीटा, वहाँ पे ये पुट कर दें 2/π IP थीटा d थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, π² बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन करनी है आपने थीटा की। थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है θ²/2, तो ये 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, 1/2 π² हो गया, और θ² में फिर इंटीग्रेशन के इंटरवल पुट कर दें, ये क्या बन जाएंगे आपके, अच्छा ये 0 से π/2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये टोटल टाइम है, उसमें से ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक तो 0 है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ जाएंगे 0 से लेके π/2 तक। अच्छा, अब उसके बाद θ² में ये पुट कर देंगे, आ जाएगा π²/4, और 0 पे 0 आ जाएगा। तो इसमें देखें कि बाहर ऑलरेडी ये 2 था जो आपने θ²/2 किया था, तो 2 × 4 8 आ गया, और IP, और इसमें ये देखें ये आपका हो जाएगा π² हो जाएगा, ये बाहर भी π² है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट ये कांस्टेंट आ जाएगा IP/8। अच्छा, ये हो गई एवरेज वैल्यू। अब आपने आरएमएस निकालनी है, तो ये कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो इसमें क्या किया उसने, पहले IRMS स्क्वायर निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये रूट खत्म कर दिया यहाँ से। तो वही फार्मूला है 1 टाइम पीरियड 0 to टाइम पीरियड, अंदर स्क्वायर आ जाएगा, ये रूट मीन स्क्वायर में। एवरेज में स्क्वायर नहीं आता है, लेकिन आरएमएस में स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको करें, इसको सॉल्व, तो अगर हम देखें 1/2π, फिर उसके बाद I² थीटा इंटू d थीटा, आई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर जब करेंगे ना, तो ये 4/π² हो जाएगा, और 4 जब ये 2 से कैंसिल भी हो रहा होगा, तो ये आ जाएगा 2/π³, ये पाई का स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय दिस π³, 2/π³, और IP² है, ये भी बाहर आ जाएगा। अब θ² आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करो आप, तो ये क्या होती है θ³/3, यानी θ³/3। तो अब 1/3 को बाहर ले आओ, ठीक है, बाहर आ गया, और θ³ में ये पुट कर दो, ये आ जाएगा π³/8, ये π³/8 बन जाएगा ना इसका, जब आप 3 टाइम इसको करोगे। अच्छा, अब ऊपर ऑलरेडी एक 2 था, ठीक है, ऊपर ऑलरेडी एक 2 था, नीचे 3 है और 8 है, तो 2 8 से कैंसिल करके 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा IP², ये वाला IP², ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका IP²/12।
अच्छा ये RMS नहीं है, इसका आप फिर अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा IRMS अंडर रूट, ये आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट IP स्क्वायर ओवर 12, IP स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल होकर ये IP आ जाएगा ओवर 12 का अंडर रूट, ठीक है। इसमें 3 इंटू 4 है, 4 का अंडर रूट लें तो 2 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3, तो ये आपका IRMS जो है वो निकल आया IP ओवर 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर हमें मतलब फंक्शन गिवन हो वेव फॉर्म की सूरत में, करंट और वोल्टेज इस तरह से अगर हमें गिवन हो तो हम उसकी एवरेज और उसकी RMS की वैल्यू निकाल सकते हैं थ्रू आप इंटीग्रेशन फार्मूलाज जो है। अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं कि द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज V इज इक्वल टू A प्लस BI, ठीक है। डिटरमिन द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर लॉस इन द डिवाइस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज वैल्यू एंड RMS वैल्यूज ऑफ द करंट। अच्छा, तो पावर का पहले बना लिया, इसमें वोल्टेज क्या है A प्लस BI, पावर क्या होता है P इज इक्वल टू VI, तो V इंटू I, तो ये आ जाए AI प्लस BI स्क्वायर, ये है इंस्टेंटेनियस पावर। अब एवरेज निकालनी है तो आप इसकी इंटीग्रेशन करें, तो वो क्या होगा, कैपिटल P इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल T 0 टू T PT इंटू DT, ये इधर पुट कर लें, इसको फर्दर अप्लाई कर लें, ठीक है। तो 1 ओवर T A बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ I DT, और यहाँ पे देखें B इंटू 1 ओवर कैपिटल T 0 टू T I स्क्वायर। तो अब आप ये देखें ये एवरेज वैल्यू है और ये RMS वैल्यू का स्क्वायर है बेसिकली, ये जो वैल्यू है। तो आपका पावर क्या आ जाएगा AV प्लस BI स्क्वायर RMS, ठीक है। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन है कि P इज इक्वल टू AV प्लस BI स्क्वायर RMS, ठीक है ना। डिटरमिन द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर लॉस इन द डिवाइस इन टर्म्स ऑफ एवरेज वैल्यू एंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी समराइज करते हैं अब तक की जो हमने लर्निंग की है। The power electronics deals with the study of conversion of electric power and its efficient control using power semiconductor devices. The power semiconductor devices are operated as switches, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें जो हम देखेंगे जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं ये वही होंगे डायोड, जो कि पहले हमने पढ़ा था, वो बन जाएंगे पावर डायोड, BJT अब बन जाएगा पावर BJT, और MOSFET बन जाएगा पावर MOSFET, और उन दोनों को मिला के भी एक डिवाइस बनी थी जिसको हम क्या कहते हैं IGBT। तो ये सारे के सारे स्विच मोड में यूज होंगे, आइदर ऑन आइदर ऑफ, यानी ये एम्पलीफायर मोड में काम नहीं करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा हुआ है EDC के अंदर। यहाँ पे जस्ट काम करेंगे एज एन ऑन और एज ऑफ, ठीक है। ऑन एंड ऑफ पीरियडिकली टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ पावर, ये मैंने आपको PWM की एग्जांपल भी दी थी कि किस तरह से हम अपने 12 वोल्ट को 6 वोल्ट बना सकते हैं अगर हम उसमें ड्यूटी साइकिल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर लेना, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। अच्छा, a circuit containing power semiconductor devices that converts electric power from one form to another is called a converter. कन्वर्टर 4 तरह के हैं, AC to DC कन्वर्टर, AC to AC कन्वर्टर, ठीक है, DC to DC कन्वर्टर और DC to AC कन्वर्टर, जिनके फर्दर आगे नाम है रेक्टिफायर, AC वोल्टेज कंट्रोलर या साइक्लो कन्वर्टर आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चॉपर है और फिर इन्वर्टर है। अच्छा, an isolation transformer is generally employed to isolate the load circuit from the input or source, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, दो सर्किट्स को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू आइसोलेट द हाई पावर लोड सर्किट, हाई करंट हाई वोल्टेज फ्रॉम द वेरी लो पावर सर्किट, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि ये लो पावर डिवाइसेस ना अक्सर ट्रिगर हो सकती हैं हाई पावर के सर्किट से, कोई बैक आने से, कोई बैक सर्ज आ जाती है कोई, उससे ये फॉल्स ट्रिगर कर सकते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रखना जरूरी होता है। If the transformer is included in the high frequency switching circuit, the area of the cross section of its core can be drastically reduced and hence its size. ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं जैसा कि आजकल हो रहा है SMPS के अंदर, स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर, ये जो आजकल होममेड वगैरह के लगे हैं, उसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ना तो आपका जो कोर साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। तो पहले आपके इतने बल्कि जो ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज के थे, आज वो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर येलो जिन पे वो स्टिकर भी लगा होता है, चॉपर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि वो किलो हर्ट्ज पे जाके ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। When a power semiconductor device conducts, there occur ohmic losses
In addition to this, there are switching losses while transition from off state to the on state and vice versa. The switching losses are due to the fact that the devices in reality cannot be turned on and off instantaneously. ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. कंडक्शन लॉसेज हो गए, स्विचिंग लॉसेज हो गए. अच्छा, और आगे चलते हैं. द स्विचिंग लॉसेज आर ड्यू टू द फैक्ट दैट द डिवाइसेस इन रियलिटी कैन नॉट बी टर्न एंड ऑन एंड ऑफ इंस्टेंटेनियसली. अ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन बी क्लासिफाइड एज. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल या फुली कंट्रोल. अनकंट्रोल जैसे डायोड है, सेमी कंट्रोल जैसे थायरिस्टर या एससीआर, और फुली कंट्रोल जैसे आपके आईजीबीटी और मॉसफेटी है. यूनिडायरेक्शनल जैसे कि डायोड है, बाई डायरेक्शनल जैसे कि ट्राइक है, ये आगे हम पढ़ेंगे. यूनिपोलर है या बाइपोलर है. यूनिपोलर ये जो आपके होते हैं फिटीज होते हैं, यूनिपोलर होते हैं, और बाइपोलर आपके बीजेटीज होते हैं. अच्छा जी, उसके बाद आते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड और करंट कंट्रोल्ड. ठीक है, या वो वोल्टेज से कंट्रोल होंगे या करंट से. वोल्टेज से आपके मॉसफेटी और या आईजीबीटी, और करंट से आपका बीजेटी कंट्रोल होता है. इफ द करंट थ्रू एन इंडक्टर इज पीरियोडिक, ये देखें, इफ द करंट, अगर करंट पीरियोडिक है तो the current at the end of one period is equal to the current at the beginning of the period. IT plus capital T is equal to I of t. ये सारा हम पीछे कर चुके हैं इसकी ना मैथमेटिकल मॉडलिंग. The average value of the inductor voltage over a period is 0. The stored energy in the inductor over a period is 0. अभी हम ये करके हटे हैं, लास्ट में भी दिया था, यहाँ पे आपको उसकी रिवीजन करवा दी. अच्छा, अब एक मेडिकल देखते हैं कि साइनोसाइडल वोल्टेज है. ठीक है, और ये उसका फार्मूला गिवन है. ये है जनाब आपकी वोल्टेज वेवफॉर्म. V of t is equal to 230 under root 2 sin of 100 pi t. अच्छा, अब इसमें देखें कि इसमें 230 अंडर रूट 2 क्या है, पीक वैल्यू है. तो इसकी आरएमएस कैसे निकलेगी, इसको अंडर रूट 2 से डिवाइड करने से, जो कि 230 आ जाएगी. अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही होती है ना. 230 को हम जरब लें अगर अंडर रूट 2 से, तो पीक वैल्यू आती है 314 समथिंग करके. और ये साइन आपका होता है ओमेगा टी. ओमेगा इज 2 पाई एफ. ठीक है, 2 पाई एफ. तो एफ कितना है, 50 हर्ट्ज है, तो 2 से मल्टीप्लाई 100 पाई टी. तो ये वेवफॉर्म आपकी वापडा वाली वेवफॉर्म ही है बेसिकली. अच्छा, इट इज अप्लाइड टू अ सर्किट एंड रिजल्टिंग करंट इज टू बी. अच्छा, अब आपने एक ये वोल्टेज था आपके पास वापडा वाला, आपने अप्लाई किया और उस पर आपने करंट देखा, ये इस तरह का करंट फ्लो कर रहा है जी लोड से. तो करंट क्या है, आई ऑफ टी इक्वल टू 5 प्लस 25 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस 30 डिग्री प्लस 100 साइन 300 पाई टी माइनस 45 प्लस 5 साइन ऑफ 500 पाई टी माइनस 60. अच्छा, अब इसमें ये डीसी वैल्यू है बेसिकली 5, एवरेज वैल्यू है, ये आपका है फंडामेंटल कंपोनेंट. ठीक है, क्योंकि 100 पाई है ना, ये फंडामेंटल कंपोनेंट है. और उसमें देखेंगे आप वोल्टेज में, और इसमें फंडामेंटल ये आपका है डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, यहाँ से निकलेगा आपको -30. यानी करंट जो है वो लैग कर रहा है, माइनस जो ये लैग कर रहा है. ये आप इसको इतना यूज नहीं करेंगे, आपके हार्मोनिक्स हैं, ये आगे हम हार्मोनिक्स की कैलकुलेशंस में इसको यूज करेंगे. ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, ये है थर्ड हार्मोनिक, और ये है फिफ्थ हार्मोनिक. ठीक है. अच्छा, अब कहते हैं डिटरमाइन द डिस्टॉर्शन फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट एंगल, ये है डिस्प्लेसमेंट एंगल -30 डिग्री. डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, इसका आप cos फाई ले लें. टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD एंड द पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द लोड एंड द पावर फैक्टर ऑफ द लोड. लोड का पावर फैक्टर मींस ये जो ओवरऑल पावर फैक्टर लोड का बनेगा V इंटू आई, मतलब ये टोटल ये ओवरऑल पावर फैक्टर है. और डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर क्या है, cos ऑफ -30. अच्छा, ये हमने पढ़ा था आरएमएस का फार्मूला कैसे हम निकालते हैं कि आई आरएमएस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 25 ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका 20 एम्पेयर आता है कैलकुलेटर से. अच्छा, अब डिस्टॉर्शन फैक्टर निकालते हैं, वो क्या निकलेगा, देखेंगे ये आ रहा है आपका 20 एम्पेयर. डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होगा, डिस्टॉर्शन फैक्टर होगा I1 RMS ओवर IRMS. I1 RMS कितना है, 25 ओवर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, 25 ओवर अंडर रूट 2 कितना बनता है आपका 17.68 डिवाइडेड बाय 20, ये आपका बन गया 0.884. तो डिस्टॉर्शन फैक्टर ज़रब DPF, आप याद करें DF ज़रब DPF, उससे निकलता है पावर फैक्टर, वो हम निकालेंगे बाद में. अच्छा, ये आ गया जी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टॉर्शन फैक्टर निकला है जी आपको, ये डिस्टॉर्शन फैक्टर आ गया. ठीक है, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट एंगल, ये देखें -30 का. फिर आता है जी डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर का, इसका कॉस लेने 0.866 लैगिंग.
ये माइनस की वजह से, यानी करंट की वेव फॉर्म क्या करेगी, करंट का फेजर लैग करता है वोल्टेज से इस केस में। अच्छा, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फार्मूला क्या था, अंडर रूट IRMS स्क्वायर माइनस फंडामेंटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फंडामेंटल का स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट। तो वो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर ये बाहर आ गया, तो ये IRMS स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर माइनस ये कितना है जनाब फंडामेंटल, उसमें 17.68 है, बाकी लूट की कितनी है, ये इतनी से निकल आएगी और उसको तकसीम करते हैं फंडामेंटल से, तो ये निकल रही है 0.5288, इट्स ह्यूज, यानी इट्स 52.88%। और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है, लेस देन 5% होना चाहिए। अच्छा, पावर अब्सॉर्ब बाय द लोड क्या है, P इज इक्वल टू VRMS इंटू I1 RMS इंटू कॉस ऑफ Y1। ये पावर अब्सॉर्ब बाय द लोड है, ये देखें पावर अब्सॉर्ब बाय द लोड, एक्चुअल पावर जो आपकी थर्स्ट को क्वेंच करेगी वो ये है फंडामेंटल कंपोनेंट के साथ 230 इंटू 17.68 ज़रब 0.866, ये पावर एक्चुअल में अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है 3521.5 वाट। और पावर फैक्टर ऑफ द लोड कैसे निकालते हैं, DF इंटू DPF, वो लोड का जो पावर फैक्टर है वो ओवरऑल वो ये निकल रहा है, ठीक है। तो ये जनाब इस तरह से हमने जो है वो ये एक, अगर हमें कोई भी वेव फॉर्म गिवन हो और उसके बाद रिजल्टिंग करंट गिवन हो, तो इस तरह से हम ये सारे जो फार्मूले हमने पहले पढ़े थे इससे पहले लेक्चर में, तो इस तरह से हम उसको अप्लाई करके अपनी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज हैं इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको जो लेटेस्ट मीटर्स आते हैं आजकल, स्पेशली जो फ्लूक के होते हैं, उनमें ये ऑटो पे आपको मिलती है मीटर के ऊपर ना, कैलकुलेशंस आ रही होती हैं सारी की सारी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, करंट सर्किट इज गिवन एज, अब ये करंट एक सर्किट में दिया हुआ है, I ऑफ टी कितना है 20 अंडर रूट 2 साइन ऑफ 100 पाई टी, ठीक है, प्लस I5 अंडर रूट 2 साइन ऑफ 500 पाई टी माइनस 65 डिग्री। तो ये क्या है, ये जो है इसका फिफ्थ हार्मोनिक बन रहा है, ठीक है ना, इसका फिफ्थ हार्मोनिक का। अच्छा, इफ द THD वो कह रहा है कि 10% है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I5। तो इसमें आप THD का फार्मूला पुट करें सिंपल, इसकी क्या होगी, I1 RMS कितना है 20 ओवर अंडर रूट 2, यानी 20 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया तो 20 आ गया, और एम्पेयर, ठीक है। और इसी तरीके से I5 है, इसका क्या हो जाएगा, इसका जनाब आपका अगेन इसका जो RMS निकलेगी I5 निकलेगी, तो उसके बाद IRMS का फार्मूला लगा लें, वो क्या होगा 20 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर उसका टोटल का अंडर रूट, ठीक है, ये IRMS आ गया, ये हमने निकालना है I5, ठीक है। और हमारी THD क्या है 10% गिवन है, THD का फार्मूला लगाएं RMS स्क्वायर माइनस I1 RMS स्क्वायर अंडर रूट ओवर I1 RMS, तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको इधर पुट करेंगे तो आ जाएगा 20 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर से कैंसिल हो, तो 20 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर कितना है 20 अंडर रूट ओवर I1 RMS कितना है 20, इट इज इक्वल टू 10% यानी 0.1। तो फिर आप क्या करें, इसको इधर ले जाएं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये I5 आ जाएगा 20 इंटू 0.1, ये क्या आ जाएगा 2, तो 2 एम्पेयर आपका आंसर आ गया। तो ये बेसिकली क्या है 2 है, I5 आपका 2 इंटू अंडर रूट 2 है फॉर 10% THD। इसी तरह आप 5% THD के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर आपका THD 5% है तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये 0.05 आ जाएगा, और ये फिर आई थिंक आपका उससे अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये था जनाब आपका, यानी अगर आपने अपने THD को इम्प्रूव करना है तो आपको ये जो अदर हार्मोनिक्स है इनको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर आपका THD का जो है ना वो इम्प्रूव होगा, डिस्टॉर्शन कम होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, तो ये था जनाब अब तक का हमारा जो एवरेज और RMS वैल्यूज की जो कॉन्सेप्ट्स थे हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये दिस इज ऑल फॉर द फॉर्मूला सो फार, वी विल डिस्कस फर्दर एग्जांपल्स इन द कमिंग लेक्चर्स।